चलिए सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को भी। बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था और सिलेबस के साथ साथ हम लोगों ने कहा था कि कल से हम लोग अपनी पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आइए आज की क्लास में हम लोग शुभारंभ करते हैं चैप्टर नंबर 1। बचपन में जब कोई भी चैप्टर आप शुरू करते थे तो उसके ऊपर सबसे पहले आप भगवान जी का नाम ओम नमः शिवाय, जय श्री राम लिखते थे। तो अभी भी आप किसी ना किसी को याद कर लें जिसको भी आप मानते हो XYZ, क्योंकि शुरुआत कभी भी अच्छी चीज़ों से होनी चाहिए। क्योंकि बीकॉम का सफ़र आसान भी नहीं रहता, मैं ये भी नहीं कह सकता, और मुश्किल भी रहता है, मैं ये भी नहीं कह सकता। उसका कारण ये है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आसान नहीं रहता क्योंकि पूरे 3 साल के दौरान, पूरे 3 इयर्स के दौरान आपको अलग अलग 8 सब्जेक्ट्स ओवरऑल पढ़ने पड़ते हैं, और अगर सब्सिडियरी के मिला लिए जाएं तो ओवरऑल 12 सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको हो जाती है अगर आप पढ़ रहे हैं तो। और सबसे खास बात मुझे बीकॉम में ये लगता है कि यहाँ पर जितने भी ये 8 ऑनर्स पेपर हम लोग तैयार करेंगे 3 सालों में, उन सब का यूज़ हमारी सोसाइटी के अंदर होने वाला है, हमारे इकोनॉमी के अंदर होने वाला है, हमारे भारत देश के अंदर होने वाला है, इंडिया के अंदर होने वाला है। और वही अगर मैं अदर कोर्सेज की बात कर लूँ, अब सोच के देखिए ना, जो बच्चा हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है, पॉलिटी ऑनर्स कर रहा है, ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी ऑनर्स वालों का तो फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि उसका इस्तेमाल प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ हद तक होता है, इन्वायरमेंट वगैरह को स्टडी करने में। लेकिन हिस्ट्री ऑनर्स में जो बच्चा 3 साल दिया, पॉलिटी ऑनर्स में दिया, और भी कई तरह के, हिंदी ऑनर्स हो गया, इंग्लिश ऑनर्स हो गया, इसका नॉलेज तो हो गया, लेकिन इसका यूज़ क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है? अब हिस्ट्री ऑनर्स वाला क्या यूज़ करेगा प्रैक्टिकल लाइफ में? लेकिन ये चीज़ जो है बच्चों, ये चीज़ यहाँ आके ख़त्म हो जाती है। हम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अगर हम अकाउंट पढ़ रहे हैं तो हर बिजनेस को अकाउंटिंग की ज़रूरत है, अगर हम लॉ पढ़ रहे हैं तो हर बिजनेस को लॉ के अकॉर्डिंग बिजनेस करना पड़ता है, अगर टैक्सेशन पढ़ रहे हैं तो टैक्सेशन में 2 तरह के टैक्सेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स हर कमा रहे आदमी को भरना पड़ता है, वहाँ आपका नॉलेज इस्तेमाल हो सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स, GST, व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या, उनको GST समझ में नहीं आता है, आप उनको GST समझा सकते हो। ऑडिटिंग, हर कंपनी को ऑडिट कराना होता है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के तैयार करते हो कि आने वाले वक्त में बिजनेस हमारा कहाँ तक पहुँच सकता है, तो लागत देखनी पड़ती है कि हमारा लागत कितना होने वाला है और कलेक्शन कितना होने वाला है। तो इसमें जितने सारे सब्जेक्ट आप 3 सालों के अंदर पढ़ते हो, उन सब का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हमारे रियल लाइफ में है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इतना प्रैक्टिकल हर सब्जेक्ट का इस्तेमाल जब होने वाला है तो इतना आसान भी नहीं होगा। आसान इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपके अंदर की जो सीरियसनेस है वो एक्टिव नहीं रह पाती इन सब्जेक्ट्स के प्रति जागरूक रहने की और सीखने की। और मुश्किल तब हो जाता है जब आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना छोड़ देते हो और सिर्फ एग्ज़ाम पास करने की नीयत बना लेते हो। तो अगर एग्ज़ाम पास करने की सिर्फ नीयत तुम्हारी थी, सिर्फ ऑनर्स डिग्री लेने की नीयत थी, तो तुमने बीकॉम क्यों किया? कोई ऐसा कोर्स कर लेते जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल नहीं था, फॉर्मेलिटी के लिए ही अगर बीकॉम करना था। लेकिन अगर तुमने अब इस कोर्स को चुन ही लिया है तो सबसे अच्छी बात यह होगी बेटा कि आप मेहनत करके अगर इन 8 सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं कि आप लाइफ में कभी भी फेल नहीं हो सकते। लाइफ में, मैं एग्जाम में फेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाइफ में फेल की बात कर रहा हूं। आजकल क्या हो रहा है, बच्चा एग्जाम में पास तो हो रहा है लेकिन वो लाइफ में क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है बेटा? क्या नाम है आपका? रानी।
रानी लाइफ में बच्चे, मैक्सिमम बच्चे क्या हो जा रहे हैं? फेल, और सारे बच्चे एग्जाम में क्या हो जा रहे हैं? पास। इसका मतलब मैं अगर आपसे जुड़ा हूं या आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो हमारा मकसद सिर्फ एग्जाम पास करने का नहीं होने वाला है, हमारा मकसद लाइफ में सक्सेस होने का है कि हम लाइफ में फेल कैसे ना होएं। एग्जाम में फेल हो जाओ, लाइफ में सक्सेस हो जाओ, सब लोग तुम्हारी जयकार करेंगे। आज देखो ना, आप एग्जाम्पल देते हो भुवन बम का, आप एग्जाम्पल उठाते हो फिजिक्स वाले का, ये लोग एग्जाम में फेल हैं लेकिन लाइफ में क्या हैं? पास हैं। तो आपको इन लोगों से सीखनी चाहिए, इनकी जीवन शैली को देखना चाहिए। इन्होंने हमेशा अपने सीखने के ऊपर काम किया। वैसे भी कहावत है, वेयर देयर इज नो लर्निंग देयर इज नो अर्निंग। और आजकल हमारे, आप खुद के अंदर झांको, आईने के सामने खड़े हो और खुद से पूछो, क्या आप पिछले 1 साल में सीखने के लिए इतने उत्सुक थे? तो जवाब 99% बच्चों का आएगा कि नहीं सर, हम सीखने के लिए उत्सुक नहीं थे। दाल रोटी जैसे सबका चल रहा है, हमारे सामने भी आता है, हम भी खाते हैं, मस्त टेलीविजन देखते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, हमारा जीवन भी सर चल रहा है बस। तो फिर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का नहीं सोच सकते। इसीलिए बच्चों, सबसे पहले मेरा काम है आपके अंदर कुछ वैल्यूज़ को पनपाना, कि आप समझ जाएं कि ये कोर्स जो है कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन 8 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर आपका जैसे भी था, आपका मान लीजिए निकल गया, आप 22 सेशन के बच्चे हैं, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा इग्नोर करिए, मैं उसको कवर अप कराता चलूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता चलूंगा, जिससे कम से कम आपके एग्जाम में बढ़िया नंबर आ पाए। और एग्जाम में आपके बढ़िया नंबर आएंगे, इतनी तैयारी मैं आपकी करवा दूंगा। लेकिन जो गलती आपने फर्स्ट ईयर में किया है, उस गलतियों को सेकेंड ईयर में आपको दोहराना नहीं है, उससे सीखना है और अपनी लर्निंग को बढ़ाना है। एग्जाम में कम नंबर आए, ज्यादा नंबर आए, फर्क तब नहीं पड़ता जब आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस पनपता तब है जब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होती है। तो बच्चों, आइए इसी इंटेंशन के साथ, आज फर्स्ट सेकेंड क्लास है हमारी, और सेकेंड क्लास में हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो पहले ही अपने माइंडसेट को आप प्रिपेयर कर लीजिए कि मुझे अब बकवास चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहना है। उन लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना जो ये कहते हैं कि ग्रेजुएशन तो सिर्फ एक डिग्री है और ग्रेजुएशन पास करना तो बहुत आसान सी बात है। गेस्ट पेपर खरीदना है और कुछ क्वेश्चन को लिखना है, और नहीं भी खरीदना है तो एग्जाम में जाके कुछ का कुछ लिख देना है। हमारी वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर फेल होने की संभावना बहुत कम चांसेस हैं। आप नहीं भी कुछ पढ़ के जाओगे और एग्जाम में कुछ ना कुछ लिख के चले आओगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप कम से कम पास तो जरूर कर जाओगे। ठीक है, तो उससे वैसे लोगों से कृपया करके दूरी बना लें, क्योंकि वो सिर्फ एग्जाम में पास होने वाले हैं, लाइफ में फेल होने वाले हैं। मेरा जितना अनुभव है, मैंने अब तक इस चीज़ों को देखा है। आप लाइफ में सक्सेस के लिए काम करें, आप सक्सेस हो जाएंगे। एग्जाम में पास और फेल से फर्क नहीं होता, आप ऑटोमेटिक अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और वैसे भी अब सिर्फ पास होने का समय नहीं है, ग्रेजुएशन की नंबर को हर जगह कंसीडर किया जाने लगा है मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो टीचर की नौकरी हो, चाहे वो कोई भी नौकरी हो, ग्रेजुएशन के नंबर को कंसीडर किया जाता है मेरिट लिस्ट तैयार करते समय। तो आपके नंबर जितने अच्छे होंगे, आपके सक्सेस, आपके जॉब की संभावना उतनी अधिक होगी। अगर आपने टारगेट जॉब को किया है तो वो नंबर जाहिर सी बात है उस बच्चे के अधिक आएंगे जो पढ़ने लग रहा है, उस बच्चे के कम आएंगे जो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहा है। दोनों के इंटेंशन में फर्क हो गया। तो आप चौतरफा घेरे जा चुके हो जिसका आपको एहसास भी नहीं है, तो आप बर्बाद भी हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बच्चों, अगर जुड़ गए हो तो अब जागरूक हो जाओ और सीरियसनेस के साथ पढ़नी है कभी भी। और ऑनलाइन क्लास वाले सभी बच्चों को मैं ये कहूँगा कि आप कभी भी वीडियो को हिस्से में ना देखें। अगर आपने शुरू कर दिया क्लास को तो आप एक सिटिंग में देख के उठें, उसके बीच में आप दूसरा कोई काम नहीं करें, अदरवाइज फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी, आपका फ्लो ब्रेक होगा। और जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं, यहीं के हैं, वो ज़रूर हैं। खैर चलिए, हम लोग अपने पहले चैप्टर को बच्चों शुरू करते हैं।
अच्छा, एप्लीकेशन पर मैंने अपने पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं। जो ऑनलाइन जुड़े हुए बच्चे हैं वो एप्लीकेशन पर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास वाले बच्चों को मैं प्रिंट आउट प्रोवाइड कर रहा हूं, वही चीज मैंने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है। आप वहां से डाउनलोड कर लें और जल्दी प्रिंट आउट निकलवा लें, क्योंकि जब तक प्रिंट आउट आपके पास नहीं होगा आपको कल से परसों से समझने में दिक्कतें आएंगी जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना शुरू करा दूंगा। इसीलिए आप बीकॉम वाले बैच पर क्लिक करें, उसमें स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे, कंटेंट पर जाएंगे, कंटेंट पर आपको पीडीएफ वाला सेक्शन मिल जाएगा। उस पर आपको 3 तरह के पीडीएफ ऐप पर मैं अपलोड कर दूंगा। एक किया है, 2 नहीं किया है, 2 आज और कर दूंगा, 1, 2 और 3। ये तीनों ही पीडीएफ जो चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रायर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, समामेलन के पहले अथवा बाद के लाभ। इस चैप्टर का 3 तरह का पीडीएफ मैंने दिया है बच्चों। पहले पीडीएफ में तो मैंने आपको जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर दिया है। दूसरा असाइनमेंट जो है बच्चों वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के असाइनमेंट, जिसको हम लोग क्लासरूम के अंदर करने वाले हैं। और जो बच्चों तीसरा असाइनमेंट है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आपको छोड़ के ही नहीं जाना किसी भी हाल में। और मजे की बात क्या है, ये जो 3rd पीडीएफ आपको क्वेश्चन का मैंने लिस्ट दिया है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चन का लिस्ट दिया है, इसमें जो भी थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, इसमें जो भी थ्योरी के क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने आपको इस पहले नोट्स में थ्योरी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैंने दिया है, इसी सॉल्यूशन को मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के लिए, वो क्वेश्चन भी आपके पास चला गया और वो सॉल्यूशन भी आपके पास चला गया। तो देखो, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई होगी ना तो नॉलेज भी होगा और एग्जाम में नंबर लाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया करंट सिनेरियो के हिसाब से। तो कोर्स को मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि हम नॉलेज भी पूरी लेंगे और जब एग्ज़ाम में लिखने की बारी आएगी तो वहाँ हमसे बेहतर भी कोई नहीं होगा, हमारे सबसे अधिक नंबर आने वाले हैं। तो ये तीनों पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। ऐसे ही हर चैप्टर का मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे ही 3 हिस्सों में दिया करूँ। बहुत यूनिक कंटेंट लेकर के आया हूँ, इस कंटेंट को फॉलो करके बहुत सारे फायदे आपको होने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा चैप्टर वाइज आपको ऐसे ही प्रोवाइड करूं, हर चैप्टर का थ्योरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का लिस्ट, और मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा चैप्टर वाइज। जैसे जैसे शुरू होगा आप डाउनलोड करके वहां से प्रिंट आउट करते जाएंगे। चलिए आइए, सारी बातें हो गई। इसी को हिंदी में मैं लिखूं तो समामेलन के पूर्व अथवा पश्चात बोलो या बाद का लाभ। समामेलन के पूर्व अथवा बाद का लाभ। बच्चों, अगर मैं अपने सेकेंड ईयर के पूरे अकाउंट की सिलेबस की बात कर लूं तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, खैर सारे चैप्टर ही इजी हैं, लेकिन उनमें से भी अगर कैटेगराइज कर दिया जाए तो ये चैप्टर इजी है। इजी इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप इसको एग्जाम में बहुत इजीली तरीके से इसके प्रैक्टिकल सवाल को भी कर सकते हो। इस चैप्टर से दोनों ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कल मैंने पैटर्न बताया था, आपने देखा था पैटर्न? हाफ वीडियो देखे थे, पूरी वीडियो देखनी है जो अभी बताया मैंने। कभी भी एक सिटिंग में पूरी वीडियो देखनी है। तो कल मैंने आपको पेपर पैटर्न समझाया था कि 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 थ्योरी के 5 प्रैक्टिकल के। तो उसमें बच्चों आपने क्या करना है कि इस वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में थ्योरी का मिलता है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल का मिलता है। तो सोचो, अगर आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं
और 5 क्वेश्चन में आपने 2 क्वेश्चन यहीं से कर दिया, तो बेटा 100 नंबर में 40 नंबर का पेपर तो आपका इजीली हो गया ना, हो गया नहीं हो गया। अब आपको टेंशन सिर्फ कितने की है, 60 मार्क्स की है। तो स्ट्रैटेजी से चलोगे ना तो कभी भी कोई पेपर आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं। इसीलिए इसका मैंने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही हम कवर करेंगे कि अगर एग्जाम में इसी चैप्टर से अगर एक थ्योरी आ गया एक प्रैक्टिकल आ गया तो हम इस चैप्टर के दोनों ही हिस्से को करके अपने 40 नंबर में 40 नंबर बिल्कुल फिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आओ अब जरा इस चैप्टर में है क्या इस बात को समझते हैं। अब देखो बच्चों होता क्या है कि सबसे पहले तो ये सवाल का मुझे जवाब दो कि हम अकाउंट्स पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले मैं बेसिक बात आपसे जानना चाहूंगा, हम अकाउंट्स पढ़ते क्यों हैं। तो इसका बहुत सिंपल जवाब है, सर कैसे सवाल पूछ रहे हो, हम बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, क्या हमको ये नहीं पता होगा हम अकाउंट्स क्यों पढ़ते हैं। अकाउंट्स पढ़ा जाता है बच्चों क्यों, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। किसको रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। ट्रांजैक्शंस को कहते हैं क्या, लेन देन। क्या कहते हैं, लेन देन। अच्छा एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन होने के लिए मैं एक और बेसिक सवाल पूछ लेता हूं, ट्रांजैक्शन होने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए मिनिमम, बोलना है, हाँ मिनिमम कम से कम 2 लोग चाहिए। जब तक 2 लोग नहीं होंगे तब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और अकाउंट्स में इन्हीं 2 लोगों के बीच हो रहे ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस वाले चैप्टर में भी जाहिर सी बात है जब अकाउंट्स के अंदर है तो हमको ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है। किस तरह की ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। बिल्कुल नया चैप्टर है जो आपने 12वीं क्लास में भी नहीं पढ़ा होगा, 11वीं क्लास में भी नहीं पढ़ा होगा और आपको बहुत मजा आने वाला है। अब देखो बच्चों हुआ क्या कि आपने कोई भी बिजनेस शुरू करने का ठाना, आपने कोई भी बिजनेस शुरू करने का ठाना। आप मान लो आपने एक कंपनी बनाने का सोचा, कंपनी बनाने का सोचा, या आपने किसी बिजनेस को फॉर्म करने का सोचा। अभी आपने फॉर्म किया नहीं है, अभी आप बस उसके बारे में सोच रहे हो कि हम सबको एक बिजनेस शुरू करना चाहिए। और शुरू करने के हिसाब से अब जैसे आप कंपनी शुरू करना चाहते हो तो आपको कंपनी सबसे पहले कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर कराना होगा। अगर आप पार्टनरशिप बनाना चाहते हो तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। तो अभी क्या हुआ कि आपने बिजनेस शुरू करने का सोचा और उसके ऊपर आप काम करना शुरू ही कर रहे हो, तभी क्या हुआ आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गया। अभी बिजनेस बना नहीं लेकिन प्रॉफिट देना शुरू कर दिया, फॉर एग्जांपल मान लिया हमने। और उसी बीच में क्या हुआ कि आपके इस बिजनेस को किसी ने खरीद लिया। आपके इस बिजनेस को, अभी बिजनेस बना भी नहीं, अभी हमने रजिस्टर कराया भी नहीं, और आपके इस पूरे बिजनेस को किसी थर्ड पर्सन ने क्या किया, परचेज कर लिया। क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अब एक बात बताओ, जब उसने बिजनेस को परचेज किया, परचेज करने के बाद उसने बिजनेस को रजिस्टर कराया। परचेज करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं ये डेट यहां मान लेता हूं कि उसके बाद इसने बिजनेस को रजिस्टर कराया। रजिस्टर कराया उसने 1 जुलाई 2022 को उसने रजिस्टर कराया। और मान के चलिए हमारा जो खाता मैं बना रहा हूं, बिजनेस जो मेरा अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ वो 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ। बच्चों अकाउंट्स में खाता या तो 1 जनवरी से शुरू होता है, अगर 1 जनवरी से शुरू होता है तो बंद कब होता है, 31 दिसंबर को। और अगर खाता मैं 1 अप्रैल से बना रहा हूं तो मेरा खाता बंद होगा कब, 31 मार्च को, 31 मार्च को। मतलब कहने का मतलब है कि 12 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए, 12 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए। अब देखो बच्चों 1 जुलाई को मैंने बिजनेस को फॉर्म करा लिया, मतलब बिजनेस को मैंने रजिस्टर करा लिया।
तो जिस डेट पर मैं रजिस्टर करा लेता हूं उसको मैं कहता हूं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या कहता हूं? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब इस दिन हमारा बिजनेस जो है लॉ के हिसाब से क्या हुआ? रजिस्टर हो गया। और मैं खाता अपना कब बंद करूंगा? बुक्स तो मैं क्लोज करूंगा। और मैं खाता कब बंद करूंगा? तो मैं जनवरी से खाता बना रहा हूं, तो मेरा खाता कब बंद होगा? मेरा खाता बंद होगा 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है बच्चों। देखो खेला कहां हो गया? बिजनेस हमारा इनकॉर्पोरेट हुआ, बिजनेस हमारा बनके तैयार हुआ किस दिन? किस दिन? 1 जुलाई 2022 को बिजनेस हमारा बनके तैयार हुआ 1 जुलाई 2022 को। अब मान के चलिए आप यहां पर खड़े हैं, आप यहां पर खड़े हैं, तो आपको जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ पूरे साल में, मान लीजिए आपको जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो आप देखोगे पूरे साल का ना। पूरे साल का मतलब है आप जब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाओगे, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जब आप 12वीं क्लास में बनाते थे तो वो महीने का बनाते थे या साल का बनाते थे? साल का। कि एक साल में बिजनेस को कितना नफा हुआ है या नुकसान हुआ है, लाभ या हानि खाता। तो बिजनेस जब प्रॉफिट देखेगा तो प्रॉफिट तो बिजनेस पूरे साल का देखेगा। पूरे साल का मतलब है 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक का देखेगा। लेकिन इस पूरे साल के हुए प्रॉफिट में दो तरह की चीजें शामिल हैं। दो तरह की चीजें शामिल हैं। एक को हम कहते हैं प्री पीरियड, एक को कहते हैं प्री पीरियड प्रॉफिट, प्री पीरियड प्रॉफिट, और एक को हम कहते हैं पोस्ट पीरियड प्रॉफिट। बस आज कॉन्सेप्ट को सीखना है, पोस्ट पीरियड प्रॉफिट। अच्छा, अब ये प्री और पोस्ट सर क्या है? क्या जरा आप इसको मुझे समझाएंगे? अब ये प्री और पोस्ट क्या है जरा? क्या हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी, छोटे छोटे टर्म्स हैं, जहां हिंदी की जरूरत होगी मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इंग्लिश ही लिखना होता है, इसीलिए आप इन सारे शब्दों को अभी से पकड़ते हुए चलेंगे। अब प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, और पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अब देखिए जरा, ये प्री और पोस्ट डिसाइड करना है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से, जिस दिन हमारा बिजनेस बन के तैयार हो गया। इसके पहले की अवधि जितनी सारी है, जब ये खड़ा होके इस तरफ दिख रहा है अपने लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाला जो पीरियड बच्चों कहलाएगा। एक बात बताओ, ये तो बिजनेस के बनने के पहले का प्रॉफिट है ना। अब अकाउंटिंग तो इस हिसाब से होगी कि जिस दिन आपका बिजनेस बन के तैयार हो गया, उसके आगे का जो भी प्रॉफिट है उसको आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखाओगे। अब मान के चलो मैंने बिजनेस करने के बारे में अभी सोचा, उस प्रक्रिया में ही था, तब तक मुझे बिजनेस में 1 लाख का मुनाफा हो गया, अभी बिजनेस बन के तैयार नहीं है, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट किसका बनता है? जिसका बिजनेस होता है। मेरा तो बिजनेस ही नहीं है अभी, लेकिन फिर भी मैंने मुनाफा कमा लिया, तो जाहिर सी बात है इस मुनाफा को कहीं ना कहीं तो हमको दिखाना होगा, इस मुनाफे को ट्रीटमेंट तो करना ही होगा। तो याद रखिए कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो प्रॉफिट है, इसको मैं 1 जनवरी 2022 को मैं नाम दे देता हूं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी, कब करी बच्चों? 1 जनवरी 2022 को, और बिजनेस को मैंने फॉर्म कब किया? 1 जुलाई 2022 को। अच्छा एक बात बताओ, तो इसी पीरियड को बच्चों मैं कहता हूं प्री पीरियड। कौन सा पीरियड? प्री पीरियड। कितने महीने हुए? हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, महीने जोड़ते वक्त भी एक गलती हो जाती है। देखिए जरा, यहाँ 1 जनवरी 2022 है और यहाँ 1 जुलाई 2022 है, तो ये जरूर आप याद रखें कि अगर किसी महीने का फर्स्ट डे लिया है तो आपको उस पार्टिकुलर महीने को कंसीडर नहीं करना है, लेकिन अगर आपको लास्ट डे ऑफ मंथ दिया है 31 या 30th,
तो आपको उस केस में उस महीने को भी कंसिडर करना है। अब देखिए जैसे बिजनेस को हमने इनकॉर्पोरेट किया जुलाई में, तो 1 जुलाई है तो जुलाई का महीना शामिल नहीं होगा, जून तक ही शामिल होगा। तो उंगलियों पर जोड़िए, जनवरी कितने महीने हुए हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई प्लस जून, कितने महीने? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही बात, 6 महीने हुए, 6 मंथ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे क्वेश्चन में इसका यूज होगा, जब आपको टाइम रेशियो निकालना होगा, इस क्वेश्चन में आगे आएगा तो मंथ कैलकुलेट करके ही हम निकालते हैं। कहां कहां इस्तेमाल होगा एक एक चीज समझाएंगे, बस अभी एक एक करके आप समझते चलें। अच्छा, अब देखिए बिजनेस शुरू हुआ 1 जनवरी को, फॉर्म हो गया 1 जुलाई को और खाता बंद हुआ 1 दिसंबर को। तो जिस दिन बिजनेस हमारा बन के तैयार हो गया और जिस दिन खाता बंद हुआ, मतलब जब ये इंसान अपने राइट हैंड साइड देखेगा तो इस तरफ के प्रॉफिट को बच्चों हम कहते हैं कौन सा प्रॉफिट? बिल्कुल सही बात है, इसको हम कहते हैं पोस्ट पीरियड प्रॉफिट, बिजनेस शुरू होने के बाद का प्रॉफिट। तो अगर इधर भी अगर देखा जाए तो इधर भी कितने महीने नजर आ रहे हैं? अब देखो 1 जुलाई है, इसका मतलब जुलाई महीना शामिल होगा, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितने महीने हुए हैं? 6 महीने। मतलब पोस्ट पीरियड में भी अगर मैं देखूं तो कितना समय है हमारे पास? 6 मंथ है। तो बच्चों ये मंथ की कैलकुलेशन जो है आपको ध्यान से करनी है। मैं कई सारे क्वेश्चंस भी आपको इस पर कराऊंगा। अब हो सकता है कि आपको दिया हो कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 1 अप्रैल को है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब है? 1 अप्रैल, COB। और DOI शॉर्ट में हुआ मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को शॉर्ट में DOI कहते हैं। बोलेगा DOI मान लीजिए 30 जून है, कितना है? 30 जून है, और आप खाता बंद कर रहे हैं 31 मार्च को, आप 31 मार्च को खाता बंद कर रहे हैं, तो आपसे पूछ लेगा बताइए इसमें प्री और पोस्ट पीरियड कितना है? प्री और पोस्ट पीरियड कितना है? प्री और पोस्ट पीरियड का मतलब यह हुआ कि जिस दिन बिजनेस हमारा बन के तैयार हो गया, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले कितने महीने हैं और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद कितने महीने हैं। तो क्या यहां बताया जा सकता है? अगर प्री देखा जाए तो 30 जून के पहले कितने महीने हैं? अप्रैल, देखिए अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया। 30 जून है तो जून पूरा शामिल करेंगे। ये कितना महीना हो गया? 3 महीना। और अगर पोस्ट देखा जाए तो पोस्ट देखिए तो जरा, जून से लेके मार्च तक कितने महीने हुए हैं? जोड़ो जरा, 9 महीने, 9 मंथ्स। टोटल मिला के कितने हो गए? 12 महीने। तो क्वेश्चन में बस एक ही चीज को आपको हथियार बनाना है। वो हथियार किसको बनाना है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके पहले का जो भी मंथ होगा वो किस में जाएगा? प्री में। और जो इसके बाद का मंथ होगा वो किस में जाएगा? पोस्ट में। और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इस्तेमाल हम लोग भर भर के करने वाले हैं। मतलब कायदे से अगर समझा जाए तो इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं कि बिजनेस जिस दिन हमने शुरू किया, जिस दिन हमने फॉर्म किया, बिजनेस जिस दिन हमने शुरू किया, जिस दिन हमने फॉर्म किया और जिस दिन हमने खाते को बंद किया, तो मुनाफा तो निकलेगा पूरे साल का, लेकिन पूरे साल के मुनाफे में कितना मुनाफा प्री का है और कितना मुनाफा पोस्ट का है, यही हमको कैलकुलेट करवाएगा इस चैप्टर में कई सारी चीजों को। आगे धीरे धीरे हम ये भी समझेंगे कि बिजनेस के खर्चे भी होते हैं, मुनाफा कमाने के लिए कई सारे एक्सपेंसेस भी तो होते हैं। तो अब एक बात बताओ ना, अब इस वाले सिचुएशन में अभी तक तो कितना सिंपल था कि आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना लेते थे पूरे साल का, पूरे साल का बना लेते थे, टेंशन नहीं होता था। अभी भी हम प्रॉफिट और लॉस ही अकाउंट बनाएंगे बच्चों, अभी भी हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ही बनाएंगे। बस चेंज ये हो जाएगा कि प्री का अलग बनाना होगा और पोस्ट का अलग बनाना होगा। मतलब पूरे साल की चीजों को
पूरे साल की चीज़ों को हमको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना होगा। इस चैप्टर के अंदर बस हम यही करने वाले हैं। जैसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक बात बताओ, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में बच्चों याद करो वो पुराने दिन जब तुम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते थे। तो प्रॉफिट, लाभ या हानि खाता, तो लाभ या हानि खाता बनाते वक्त सबसे ये है हमारा डेबिट साइड और ये है हमारा क्रेडिट साइड। सबसे पहले आप क्या लिखते थे? क्रेडिट साइड में लिखते थे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। याद आ रहा है वो पुराने दिन? बाई ग्रॉस प्रॉफिट, इसको कहते हैं क्या? सकल लाभ। और ग्रॉस प्रॉफिट में से इधर आप सारे के सारे क्या करते थे? एक्सपेंसेस को, खर्चों को माइनस करते थे। तो यहां बचता था क्या? नेट प्रॉफिट। क्या बचता था? नेट प्रॉफिट। कुछ इसी तरीके से आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते थे, इसी तरीके से बनाते थे। अब देखो क्या है बच्चों कि ये जो नेट प्रॉफिट निकला है, अब ये जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमने बनाया ये तो पूरे साल का बनाया ना, 1 साल का बनाया। अब इस चैप्टर में हमको क्या करवाएगा कि ये जितने सारे खर्चे हमने साल भर में किए हैं, साल भर में किए हैं, इन खर्चों को भी हमको इस प्री पीरियड में और पोस्ट पीरियड में बांटना होगा कि हमने प्री में कितना खर्चा किया और पोस्ट में कितना खर्चा किया। तो कायदे से बहुत सिंपल चैप्टर होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर कितना इजी है। 1-2 दिन के अंदर धीरे धीरे आपकी पकड़ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में जंग लग रखा है कई दिनों से। ये जंग की ग्रीसिंग धीरे धीरे होगी। 3-4-5 दिन के अंदर आप पढ़ाई में कंफर्टेबल होना शुरू हो जाओगे। चलो सबसे पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर में नोट डाउन करो। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को हिंदी में कहते हैं समामेलन की तिथि। समामेलन की तिथि। ये वाला स्ट्रक्चर आपको पूरा तैयार करना है यहां से यहां तक। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और इसी की जगह पर इसी डेट पर बिजनेस को टेक ओवर कर लिया गया और बिजनेस टेक ओवर, खरीद लिया गया। बिजनेस शुरू किया और खरीद लिया गया, बिजनेस टेक ओवर। दोनों शब्द को लिख लेना, इन दोनों शब्द का यूज आगे भी होगा अभी।
हो गया? चलो बच्चों, एक बार जल्दी से समराइज कर दो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कि अगर, अब कुछ शब्दों का ध्यान रखना, कि अगर किसी भी चालू बिजनेस को, हमने बिजनेस सोचा और बिजनेस को शुरू कर दिया, अगर किसी भी रनिंग बिजनेस को और ये बिजनेस अभी बना नहीं है, अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, अभी किस में है? प्रोसेस में है। किस प्रोसेस में है? इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में है, समामेलन की प्रक्रिया में है, समामेलन की प्रक्रिया में है। अगर किसी भी चालू बिजनेस को अगर परचेज कर लिया गया और वो बिजनेस किसकी प्रक्रिया में है? समामेलन, इनकॉर्पोरेशन की प्रक्रिया में है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इसीलिए उसके पहले का मुनाफा और बाद का मुनाफा को हम इसी चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। तो कल की क्लास में मैं और सिखाऊंगा कि इस प्री पीरियड के प्रॉफिट को कहाँ दिखाया जाएगा, पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट को कहाँ दिखाया जाएगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट इस चैप्टर में अब तक हम क्या सीखें? सर, इस चैप्टर में अब तक हम यही सीखें कि अगर किसी भी चालू बिजनेस को किसी के द्वारा अगर परचेज कर लिया जाता है और वो बिजनेस अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, तो इस केस में जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनेगा वो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। मतलब नफा नुकसान दो पीरियड का निकालना होगा, एक प्री पीरियड और एक पोस्ट पीरियड। प्री का मतलब क्या होता है? बिजनेस के इनकॉर्पोरेट होने के पहले, और पोस्ट का मतलब क्या होता है? बिजनेस इनकॉर्पोरेशन के डेट से लेकर कौन से डेट तक? कौन से डेट तक बच्चों? क्लोजिंग डेट तक, जिस दिन आप खाता बंद कर रहे हो। तो अगर आपसे कोई पूछे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि प्री पीरियड क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्री पीरियड क्या होता है, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बिजनेस टेक ओवर से लेके कहां तक? बिजनेस टेक ओवर से कहां तक? टू कहां तक? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक। बिल्कुल सही बात है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस पीरियड को हमने प्री कहा। ध्यान से इसको भी लिखो जरा। प्री पीरियड हम किसको कहेंगे? तो बिजनेस टेक ओवर टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर बिजनेस टेक ओवर टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट पीरियड, अगर पोस्ट पीरियड निकालना हो तो पोस्ट पीरियड कैसे निकलेगा? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, समामेलन की तिथि से। बिल्कुल सही बात, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू क्लोजिंग डेट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो मजा आएगा, कॉन्सेप्ट पहले सीखते चलना है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से क्लोजिंग डेट। लो, इतनी बातें बस आज हम लोगों को सीख के घर जाना है, और कल जब मिलेंगे तो फिर इसके बाद की बातचीत हम लोग सीखेंगे। और जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा आपको भी वैसे ही डायग्राम बनाना है, कि जब आप नोट्स को खोलो तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आए। चलो, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में और इसके आगे पढ़ेंगे हम।